Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss the world of metals and non-metals. इस particular chapter की explanation हम discuss करेंगे. So let us start with the introductory paragraph. इसमें एक general introduction conversation दिखाई गई है दो स्टूडेंट्स के बीच में और एक जो आयरन स्मिथ है. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आयरन स्मिथ्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर हम मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ मेटल्स. सो आयरन स्मिथ ये कहता है कि आयरन का जो मेटल है उससे हम जो पैन्स हैं फ्लैट पैन्स कुकिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, बकेट्स वाटर स्टोर करने के लिए जो यूज़ होते हैं, टोंग्स, फार्मिंग टूल्स, स्पेड्स, एक्सेस, ट्रैवल्स जिसे हम खुरपीस कहते हैं, एंड रिग्स, ये सब मटेरियल्स आइटम्स हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं. आयरन स्मिथ बेसिकली ये बनाता है विद हेल्प ऑफ आयरन मेटल. As you can see in the diagram, a beautiful picture showing an ironsmith making various materials. So let us see more about this. First, we have the properties of materials. So there is one property called malleability. Malleability का मतलब ये है कि कोई material है, उससे जब हम हैमर से बीट करेंगे तो वो थिन शीट्स में, पतले पतले शीट्स में वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी. वो ब्रेक नहीं होगा, बस उसका शेप चेंज हो जाएगा. एंड वो मटेरियल को हम कहेंगे कि इसके पास ये प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी की. अगर एक ऐसा मटेरियल जिसे हम हैमर से बीट करते हैं और वो ब्रेक हो जाता है तो हम उसे कहेंगे कि वो ब्रिटल है, नाजुक है, वो मेलिएबल नहीं है. और जो मेटल्स होते हैं जनरली वो मेलिएबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी की. सो लेट अस स्टार्ट विथ एन एक्टिविटी हियर. एक आयरन नेल है, उसे हैमर से यहाँ पर बीट कर रहे हैं. सो इससे क्या हो रहा है कि वो फ्लैटन हो रहा है. ओके. सो वी हैव ऑब्जर्वेशन टेबल हियर कि हार्डनेस and effect of hammering on different materials or the objects. So first we have a table कि एक कॉपर का पीस है, वो अपीयरेंस में कैसा है, दिखने में कैसा है, क्या वो लश्युरस है या नॉन लश्युरस है. इट इज़ लश्युरस, चमकता हुआ नजर आता है, वो थोड़ा लश्युरस है. क्या वो हार्ड है? यस, इट इज़ हार्ड. एंड जब हम हैमर से उसे हैमर से बीटिंग कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, तो इफेक्ट उसका ये होता है कि वो फ्लैट हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो गई, फ्लैट होगा, वो ब्रेक नहीं हुआ. सो इट इज़ अ मेटल एंड उसके पास मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है. सेम अबाउट एल्यूमिनियम, सेम फॉर द केस ऑफ आयरन नेल. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कोल, ये नॉन लश्योरस हैं, ये सॉफ्ट हैं और हैमरिंग की वजह से ये ब्रेक होता है पीसेस में. सल्फर एक उसका पीस, इट इज़ नॉन लश्योरस, सॉफ्ट एंड ब्रेक इन पीसेस. बट स्पेशल पॉइंट अबाउट ब्लॉक ऑफ वुड, इट इज़ नॉन लश्योरस, इट इज़ सॉफ्ट, बट इट नीदर, ये फ्लैट भी नहीं होता और ये ब्रेक भी नहीं होता पीसेस में. सो इट इज़ अ पॉइंट अबाउट वुड. एंड जब हम इस पर्टिकुलर टेबल को एनालाइज करते हैं, we see that copper, aluminium and iron ये लश्युरस हैं एंड हार्ड है. लश्यर एक प्रॉपर्टी है जो मेटल शो करता है, मेटालिक लश्यर प्रॉपर्टी. कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन जो है ये मेटल्स हैं, बट कोल, सल्फर, वुड नॉन लश्युरस हैं एंड नॉट हार्ड एज मेटल्स. कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इसे नाइफ से कट कर सकते हैं, इतने ये सॉफ्ट मेटल्स हैं. और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, और मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं हम थर्मोमीटर्स में. ओके. सो यहाँ पे ये है कि जो कॉपर का पीस है या जो आयरन नेल है या जो एल्यूमिनियम का पीस है, ये फ्लैट हो जाता है जब हम इसे हैमरिंग करते हैं, जब हम हैमर से इसे बीट करते हैं, ये फ्लैट हो जाता है क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी की. सो मटेरियल्स जिसे बीट करके थिन शीट्स में उसे बनाया जा सकता है, that is the property called malleability. और most metals malleability property शो करते हैं. अगर यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा
कि जो कुछ स्वीट्स होते हैं उसके ऊपर सिल्वर की एक थिन प्लेट लगी होती है, या फिर जो भी फूड यहाँ पर हम पार्सल के लिए ऑर्डर करते हैं उसको, जब हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब ट्रांसफ़र करते हैं ट्रैवलिंग के लिए या फिर किसी की चीज़ के लिए, जो फूड मटेरियल्स हैं उसको एल्युमिनियम के फॉइल से रैप करते हैं। देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, एल्युमिनियम के फॉइल से रैप करते हैं। तो एल्युमिनियम तो एक मेटल है, उसकी कैसे थिन शीट्स बन गई है। ओके। सो ये क्योंकि ये कैसे हो पा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ड्यू टू कि उसके पास मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। एंड अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट मेलेबल मेटल्स कौन से हैं, तो ये एनसीईआरटी कहती है कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। ओके। सो ये है malleability, and there is one point extra here about coal and sulfur, कि coal and sulfur malleability property शो नहीं करते। दे आर नॉट मेटल्स, दे आर ब्रिटल। जब हम उसे हैमर करते हैं तो ये पीसेस में ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रिटल है, नाजुक है, कोल एंड सल्फर। और वुड फ्लैट भी नहीं होता, जब हम उसे हैमर करते हैं वो ब्रेक भी नहीं होता पीसेस में। सो वी कैन से दैट वुड नीदर मेरेबल नॉर ब्रिटल। ओके, so this is important about the wood here. Next property, if we discuss about, is ductility. Okay, so what is ductility? मेटल्स के वायर्स अगर हम बना दें, ओके, मेटल्स को अगर हम वायर्स के फॉर्म में बना दें, इससे हम कहते हैं कि मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल है, डक्टिलिटी उसके पास ये प्रॉपर्टी है। लेट अस सी मोर अबाउट इट। कॉपर के, एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में वायर्स हम यूज़ करते हैं मेटल्स के, जो ऑर्नामेंट्स है, बैंगल्स, नेकलेसेस, इयररिंग्स, ये मेटल के वायर से बनते हैं। मेटल के वायर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वीणा, सितार, वायलिन, गिटार, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली मेटल के वायर्स यूज़ होते हैं। सो जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जिससे वो वायर्स में बन सकता है, ऐसे मटेरियल जिसे हम वायर के फॉर्म में उसे ला सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं बेसिकली। सो दे आर कॉल्ड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। एंड मेटल्स, मेनली मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि उसके पास ये डक्टिलिटी है। अगर कोई एक मटेरियल मेटल नहीं है तो वो डक्टिलिटी शो नहीं करेगा, मेलेबिलिटी भी शो नहीं करेगा। ओके। सो गोल्ड इतना डक्टाइल है, गोल्ड इज सो डक्टाइल कि 1 ग्राम गोल्ड का, वो उससे हम 2 किलोमीटर के वायर में हम उसे बना सकते हैं, कि 1 ग्राम गोल्ड है, उसे 2 किलोमीटर वायर में हम इसे बना सकते हैं गोल्ड को। ओके। सो कितना यूज है, 1 ग्राम, उसका मास कितना कम है, लेकिन 2 किलोमीटर इज सच ए ह्यूज डिस्टेंस। ओके, उतना उतना लेंथ का हम वायर प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम गोल्ड ईयर। एंड जो टी स्ट्रेनर होता है उसमें मेटल की वायर से ही वो बनाई जाती है, जिससे वो स्ट्रेन करता है टी को। सो ये डक्टाइल नेचर है मेटल्स का, दैट वी कैन यूज सच फीचर्स। ओके। सो कोल एंड सल्फर के वायर्स आपने कभी ऑब्वियसली नहीं नोटिस करे होंगे, क्योंकि जो कोल है एंड सल्फर है ये डक्टाइल नहीं है। सो कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल, इसके वायर्स नहीं बना सकते। एंड यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज का फिगर है, दिस इज अ सस्पेंशन ब्रिज। इसको जो सपोर्टिंग वायर्स हैं, जो रोप्स हैं, ये स्टील के बने हुए रहते हैं। स्टील क्या है बेसिकली, एक मिक्सचर है आयरन का, एक आयरन मेटल है उसका मिक्सचर है, और एक नॉन मेटल कार्बन, इसके मिक्सचर से ये रोप्स बने हैं जो सपोर्ट करते हैं हैवी वेट को, हैवी लोड्स को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसका यूज़ होता है क्रेन्स में, सस्पेंशन ब्रिजेस में, टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। So let us more discuss about the sonority. So basically what happens in sonority here, कि एक मेटल स्पून है और एक मेटल का कॉइन है, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब हम इसे बेसिकली किसी चीज़ से टैप करते हैं। सो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, बट जो कोल है, वुड है, ये डल साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। जब हम मेटल स्पून या मेटल कॉइन, रिंगिंग साउंड नहीं आती जब हम कोल एंड वुड को से जब साउंड प्रोड्यूस होती है, वो डल साउंड प्रोड्यूस होती है।
सो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, दिस इज प्रॉपर्टी कॉल्ड एज सोनोरिटी। और मेटल्स हम कहते हैं कि सोनोरस होते हैं नेचर में। सो देर इज अ बॉय सेइंग हियर कि जो उसके घुंघरूज हैं, जो रिंगिंग साउंड आती है वो सोनोरिटी ऑफ मेटल्स की वजह से है। एंड गर्ल सेइंग हियर दैट कि जो स्कूल बेल में जो रिंगिंग साउंड है, इट इज ड्यू टू सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। यू कैन गेट इट नाउ। नेक्स्ट वी हैव कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्शन, हीट का ट्रांसफर। अब इस एक्टिविटी में एक ग्लास है जिसमें हॉट वाटर है, एक मेटल स्पून है, एक वुडन स्पून है। ओके, दोनों सेम साइज के स्पून्स हैं। एंड वी सी दैट कि कौन सा स्पून हॉटर है। ओके, सो मेटल स्पून यहाँ पे हॉटर है टच, जब हम उसे टच करते हैं एक्टिविटी में। सो इट्स ये पता चलता है कि मेटल स्पून ज़्यादा हॉटर है देन द वुडन स्पून। हाउ इट इज दिस पॉसिबल? दोनों को हमने सेम वाटर में, हॉट वाटर में रखा है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, सेम टाइम के लिए उसे वहां पे रखा गया था, बट स्टिल मेटल स्पून ज़्यादा हॉटर है देन द वुडन स्पून। सो इट इज़ ड्यू टू कि मेटल स्पून जो है उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिससे वो हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो मेटल स्पून के पास ये प्रॉपर्टी है हीट ट्रांसफ़र करने की, कंडक्टर है ये हीट ट्रांसफ़र का। ओके, बट जो वुडन स्पून है ये बहुत स्लोली हीट ट्रांसफ़र करता है, पुअरली हीट ट्रांसफ़र करता है वुडन स्पून। सो वैसे केसेस में जब ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वन पॉइंट से टू अनदर पॉइंट ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। हीट का ट्रांसफ़र होना इज कॉल्ड कंडक्शन, और ऐसे मटेरियल्स जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं आर नोन एज कंडक्टर्स। तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं ऑफ हीट, एंड वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो दैट्स वाई जो कुकिंग में जो मेटल के वेसल्स यूज़ होते हैं और उसके जो हैंडल्स हैं वो वुड के या फिर ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं हैंडल्स कि वो हीट कंडक्ट ना करें। सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एक इलेक्ट्रिशियन के पास एक बेसिकली क्या होता है कि वो रबर ग्लव्स पहनता है एंड शूज़ वो वाइल वर्किंग वो यूज़ करता है। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक से उसे बचना है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो रबर के ग्लव्स वो पहनेगा एंड शूज़ वो अगर पहनता है तो उसे शॉक नहीं लगेगा। रबर शूज़ रबर ग्लव्स को अगर वो यूज़ करता है तो उसे शॉक फील नहीं होगा इन केस अगर कुछ यहाँ पे बैड हैपन्स। सो लेट अस सी मोर अबाउट थिंग्स। सो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हमें बताया गया है कि कंडक्शन, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। सो जो एल्यूमिनियम फॉil है उसे जब हम जो लास्ट चैप्टर में मैंने जो टेस्टर डिस्कस किया था, जो कंडक्शन का जो टेस्टर है, तो लास्ट चैप्टर में मैंने कंडक्शन टेस्टर का यूज़ बताया था। उसके हेल्प से हम पता करते हैं कि कौन से मटेरियल्स बल्ब को ग्लो कर सकते हैं और कौन से मटेरियल्स हैं जो बल्ब को ग्लो नहीं कर सकते। सो जो एल्यूमिनियम फॉयल है ये बल्ब को ग्लो कर सकता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड आयरन नेल बल्ब को ग्लो कर सकता है, इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। बट जो लंप ऑफ सल्फर है, पी साइज का स्मॉल अमाउंट का जो सल्फर है, ये बल्ब को ग्लो नहीं कर सकता, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये टेबल से हमने ऑब्जर्वेशन ये लिया कि जो ऑब्जेक्ट्स मेड अप होते हैं एल्यूमिनियम के, आयरन के, कॉपर के, ये बल्ब को ग्लो कर सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर, जो नाइलॉन रोप है, ये बल्ब को ग्लो नहीं कर सकते, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ऑल मटेरियल्स जो बल्ब को ग्लो कर सकते हैं ये मेटल्स हैं। ये जनरली हमने ऑब्जर्व किया कि जो भी मटेरियल्स जो बल्ब को ग्लो कर पा रहे हैं वो मेटल्स हैं। सो मेटल्स को हम कह सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहे हैं कि फ्लो करा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल्स हैं easily, so they are called the good conductors of electricity. इन कंट्रास्ट मटेरियल्स जो प्रिवेंट करते हैं बल्ब को ग्लो करने से, ऐसे मटेरियल जिससे बल्ब ग्लो नहीं हो पाता क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा,
इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी को रोका जा रहा है, अलाउ नहीं करा जा रहा उस मटेरियल के द्वारा कि इलेक्ट्रिसिटी इस से पास होनी चाहिए। सो वैसे मटेरियल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि जो इलेक्ट्रिशियन है, they have a plastic covering on the screwdrivers and rubber gloves to protect them from protect the electrician from the electric shock, because ये materials जो हैं ये poor conductor हैं of electricity। जो metals हैं, जनरली अगर कोई metals की properties आपसे पूछता है, यू कैन से that metals hard होते हैं, lustrous होते हैं, malleable होते हैं, thin sheets में उसे बनाया जा सकता है जब हम उसे हैमरिंग करेंगे, डक्टाइल होता है, वायर्स उसे बनाया जा सकता है मेटल्स को, हीट पास कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं जब एयर और वाटर प्रेजेंट होता है। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। टिपिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट आयरन। सो लेट अस सी मोर अबाउट इट। You would have often noticed that iron objects develop a brown deposit when they left in open for few days। तो अगर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, वट एवर, एक आयरन का नेल होगा या कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट अगर वो हम ओपन में रखते हैं कुछ दिनों तक, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर डिपॉजिट होती है। ये ब्राउनिश लेयर क्या है और ये कब आता है, कब डिपॉजिट इसकी फॉर्म होती है? लेट अस सी विद एन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ग्लास के जार्स हैं। पहला जो ग्लास का जार है ये क्लोज है, इसके ऊपर हमने वो कैपिंग लगाई हुई है। एक थ्रेड के थ्रू हमने एक आयरन नेल को उसमें रखा है और एक सिलिका जेल भी उसमें हमने वहाँ पे प्लेस किया हुआ है ग्लास जार के अंदर, और इसमें हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। सेकंड जो ग्लास जार है इसमें ये क्लोज है, कैप इसके ऊपर है, एंड हमने ऑयल इसको थोड़ा फिल किया है और उसके ऊपर एक बेसिकली वाटर के ऊपर एक ऑयल की लेयर है ना। वाटर और ऑयल दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो पहले हमने यहाँ पर वाटर फिल किया, उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर है। ओके, सो देर इज एन ऑयली लेयर ऑन द टॉप ऑफ वाटर, और वही आयरन नेल है, थ्रेड के थ्रू हमने उसे होल्ड किया हुआ है। एंड जो थर्ड जार है ये ओपन है। ओके, इट इज ओपन, ये कैप इसे हमने नहीं किया है और थ्रेड के थ्रू एक आयरन नेल को वाटर में जस्ट प्लेस किया है। तो यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, वाटर और एयर भी अवेलेबल है क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है। सो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो टेबल है इसमें मैंने फिल किया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल्स। सो यहाँ पर जो ग्लास बॉटल है ABC, कंडीशंस क्या है? जो पहला ग्लास जार है क्या उसमें वाटर प्रेजेंट है? देखिए ज़रा, क्या इसमें वाटर प्रेजेंट है फर्स्ट जार में? नो, सो वाटर इज नॉट प्रेजेंट हियर। क्या एयर प्रेजेंट है यहाँ पे? यस, एयर यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं हुई है, देर इज नो ब्राउन डिपॉजिशन। सेकेंड जो ग्लास बॉटल है, क्या इसमें वाटर प्रेजेंट है? यस, वाटर इज प्रेजेंट। क्या एयर यहाँ पे प्रेजेंट है? नो, देर इज नो एयर इज प्रेजेंट। सो ऑब्जर्वेशन ये है कि नो ब्राउन डिपॉजिट इज फॉर्म्ड। थर्ड यहाँ पे जो कंडीशन है ग्लास जार में, उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, यू कैन सी दैट वाटर, और एयर भी प्रेजेंट है, ऑब्वियसली एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट। और उसमें एयर में जो होगा वो वाटर के मॉइस्चर होंगे। बेसिकली मॉइस्चर बेसिकली क्या होता है कि एयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट वी कॉल द मॉइस्चर। तो मॉइस्चर यहाँ पर प्रेजेंट है और ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म हो गया। तो जब जो ब्राउन डिपॉजिट रस्ट जिसे हम कहते हैं वो फॉर्म इस कंडीशन में होता है कि वाटर और एयर, ड्राई एयर नहीं होनी चाहिए, वेट एयर। वेट एयर का मतलब है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो इस कंडीशन में ही जो ग्लास जार थर्ड है, उसी कंडीशन में ब्राउन डिपॉजिट या रस्ट की फॉर्मेशन होती है। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? इट इज ऑब्जर्व्ड इन ग्लास जार्स, जो ग्लास बॉटल्स हैं A and B, that iron nails did not show any brown deposit. Yes, it is true. What does this observation indicate?
These indicate that brown deposit or discoloration on iron nails do not develop when iron nail is kept in dry air alone. So bottle A में सिर्फ ड्राई एयर था, उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट थे, मॉइस्चर में नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ ड्राई एयर प्रेजेंट था, और उस केस में ब्राउन डिपॉजिट नहीं डेवलप होता। सेकेंड बॉटल में वाटर अलोन था, वाटर ही सिर्फ अवेलेबल था, यहाँ पर कोई भी एयर नहीं प्रेजेंट था। ओके, सो वाटर अलोन से प्रेजेंट था बट स्टिल ब्राउन डिपॉजिट नहीं फॉर्म हुआ। हावेवर जो ग्लास बॉटल सी है उसमें ब्राउन डिपॉजिट डेवलप हो गया, प्रेजेंस उसमें ब्राउन डिपॉजिट की हो गई, क्योंकि वहाँ पे दो कंडीशंस प्रेजेंट थे। कौन से दो कंडीशंस? एयर भी प्रेजेंट था और वाटर भी प्रेजेंट था, दोनों साथ में प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होती है, एंड देयर इज एन डिपोजिशन to develop the brown deposition. Okay, so the rust is formed here. Thus जो moist air है ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स जो आयरन के बने हुए रहते हैं। ये जो ब्राउन डिपॉजिट है इसे हम रस्ट कहते हैं, इट इज कॉल्ड रस्ट। द फॉर्मेशन ऑफ ये जो रस्ट की फॉर्मेशन है इसकी प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स पे होता है। मेनी अदर मेटल्स भी डिसकलरेशन शो करते हैं, उसका जो कलर है वो फेड हो जाता है, कलर उसका चले जाता है मेटल्स का। सो जब हम ओपन में रखते हैं एटमॉस्फेयर में, आयरन को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स हैं, वहाँ पे कुछ अदर मेटल्स में भी ऐसा होता है। सो उससे हम कहते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल है इसका यहाँ पे कि जो ग्रीन कोटिंग होती है, कॉपर की कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ गई जब उसे हमने ओपन एटमॉस्फेयर में रखा, या फिर कोई सिल्वर का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग डेवलप हो गई, तो बेसिकली ये कोरोजन हो रहा है, इट इज कॉल्ड कोरोजन। ये जो ग्रेजुअल डिटोरिएशन है मेटल सर्फेसिस की, जो एयर वाटर और अदर सब्सटेंसेस से की वजह से यहाँ पर ये फॉर्म होता है, सो इट इज नोन एज कोरोजन। ये जो डिपोजिशन है, ये जो डिस्कलरेशन हो रही है मेटल्स की, इट इज जो ओवरऑल टर्म है ये कोरोजन है। ओके, और स्पेसिफिकली आयरन के लिए हम रस्टिंग वर्ड यूज करते हैं। ओके, सो डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अ कंट्री? यस, क्योंकि बहुत सारे मनी इसी पे ही चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, काइंड काइंड ऑफ, क्योंकि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिससे भी जो ब्रिजेस हैं या फिर जो भी चीज़ें आयरन से बनी हैं उसके ऊपर रस्टिंग होती है, वो ब्रोक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, उसे रिपेयर वर्क कराना पड़ता है। एवरी ईयर बहुत सारे फंड मनी स्पेंड होते हैं टू रिपेयर रिप्लेस आयरन स्ट्रक्चर्स डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। सो इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर हम उसके ऊपर कोई पेंट कर दें, ऑयलिंग कर दें, ग्रीजिंग कर दें, या फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। तो आयरन के ऊपर एक जिंक मेटल की लेयर आएगी, इसे गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। ओके, द प्रोसेस नोन एज गैल्वेनाइजेशन। सो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? अ प्रोटेक्टिव लेयर इज अप्लाइड ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जो किस मेटल का बना है, जिंक मेटल का एक लेयर, बेसिकली ऑन आयरन मेटल। सो हायर ग्रेड्स में विल स्टडी अबाउट दैट, एंड देयर इज अ फैसिनेटिंग फैक्ट हियर। ये जो वंडर ऑफ इंडियन मेटलर्जी है इसका एक फैक्ट है कि जो आयरन पिलर है ऑफ दिल्ली, ये अराउंड चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे ये फॉर्म्ड हुआ था, मोर देन 1600 ईयर्स अगो। एंड इसकी जो हाइट है इट इज 8 मीटर्स हाई, कैन यू इमेजिन, 8 मीटर्स हाई, एंड वेज मोर देन 6000 किलोग्राम्स, 6000 kg से भी ज़्यादा ये वेट करता है। एंड व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट कि जो आयरन पिलर है ये इतने ईयर्स के बाद भी इसमें बेसिकली ऑब्वियसली इसने फेस किया होगा विंड्स, रेनफॉल और इंटेंस वेदर को, इसके ऊपर बेयरली कोई यहाँ पर रस्ट फॉर्म है, इवन दो ये आयरन का है और वेदर इसने बेसिकली ये गो थ्रू हुआ है, एंड स्टिल इट हैज़ नॉट गेट इवन रस्ट। सो इट इज़ अ फैसिनेटिंग फैक्ट। इन अदर वर्ड्स जो एंशियंट टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ा सा डिफरेंट था, and it was long lasting till today. In other words, it has been made in a way that resists rusting. This tells us about the skills that were developed in metal technology in India. So this was the fascinating fact.
Let us see 4.3, that is effect of air and water on other metals. अदर metals पे क्या इसका इफेक्ट होता है? सो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दैट इज एक मैग्नीशियम रिबन। हम यहाँ पर इसे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो व्हाट हैपेंस जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वाइट फ्लेम्स, यू कैन सी इन द डायग्राम दैट वाइट फ्लेम, डार्जलिंग वाइट फ्लेम्स यहाँ पे रिलीज हो रही है। और एक पाउडर यहाँ पे वॉच ग्लास पे जो प्लेट है उस पे यहाँ पर बेसिकली कलेक्ट हो रहा है। एंड ये जो वाइट पाउडर है, ये हम कहेंगे इसे कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? हमने तो मैग्नीशियम लिया था। हाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म? सो व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज फॉर्म्ड। एंड इफ वी find the nature of it, that is whether it is acidic or basic. So जो first chapter है, that is explore the second chapter, that is the exploring substances acidic and basic in neutral chapter. So अगर आपने वो अच्छे से करा है, so you can clearly say that when the uh, blue litmus uh, remains blue and the red litmus becomes blue, so what it indicates that it is basic in nature. Red litmus turns blue and blue remains blue. You can see in the figure as well. So we can conclude that oxide, that the magnesium oxide is basic in nature. ओके और एक जनरल हम कहते हैं कि जो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के, वो बेसिक में होते हैं इन नेचर। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट ऑक्साइड्स जो मेटल्स के होते हैं, ऑक्साइड, ये बेसिक होते हैं नेचर में। ओके, इन जनरल टर्म्स we say. And there is something about sodium metal. सोडियम मेटल को हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। व्हाई इज इट सो? कैरोसिन में हम सोडियम मेटल को क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि ये, अगर हम बाहर सोडियम मेटल को कहीं पे भी रख देंगे, सो ये ऑक्सीजन जो एयर है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, वाटर के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, और बहुत तेज़ी से ये रिएक्ट करता है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, एक्सप्लोड हो सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसे रिएक्शंस, एक्सप्लोजन वाली रिएक्शंस हो। सो दैट्स व्हाई वी स्टोर सोडियम इन केरोसिन, जिससे केरोसिन में जब हम इस सोडियम को रखते हैं तो ऑब्वियसली जो एयर है वो यहाँ पर इसे नहीं मिल पाएगा, मॉइस्चर, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके सोडियम के कॉन्टैक्ट में नहीं है, सो सोडियम कैन नॉट रिएक्ट विद इट। ओके, and there is a question that can you predict the nature of its oxide? So it is asking what is the nature of the sodium oxide का जो नेचर है ये कैसा है। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर एंड सोडियम इज अ मेटल, सो वी कैन से दैट द oxide of sodium is basic in nature. Okay, 4.4, the substances that behave differently from metals in air and water. So what we have to do is टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सोडियम। एक पाउडर सोडियम हमें कलेक्ट करना है, टीचर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ओके, सो टीचर विल टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर in a spoon. Okay, you can see in the figure. So this is a special kind of spoon. It is long handle. It has a long handle metal used in experiment to safely heat and burn the substances. So when we take small amount of sulfur and we have to heat it. Okay, so we are heating it. Heat it on a flame. As soon as sulfur starts burning, we introduce a spoon into the glass chamber. That is a glass chamber or the glass jar. We have to cover the lid. Okay, and then after 3-4 minutes, we see that they basically remove the lid after 3-4 minutes and take out the defragmenting spoon. Okay, after removing the spoon, small quantity of water is added into the glass jar, and we quickly place the lid back and shake the bottle so that the gas is dissolved. And which is what is the nature of the solution here? We have to predict the nature of the solution. How we can do that? We know from the chapter that is exploring substances
जो चैप्टर हमने रीड किया है उससे हमें ये आइडिया लगता है कि दैट इज द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. Okay, how do we say that? How do we prove that it is acidic in nature? You can see in the diagram that blue litmus turns red and red litmus remains red. So we can say that it is acidic in nature. With the help of litmus paper, we say that. On burning sulfur in air, oxygen में जब हम सल्फर को बर्न करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड द गैस जो फॉर्म हुई थी वो कौन सी थी वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी एंड व्हेन वी एडेड वाटर सो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ने वाटर के साथ रिएक्शन किया जो गैस डिजॉल्व हो गई बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फरस एसिड है बेसिकली सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड और ये जो सल्फरस एसिड है ऑब्वियसली एसिड acidic in nature. It is acidic in nature. Curious question here that does sulfur behave in water the same way metals do? Let us find out by doing an activity. जो सब्सटेंसेस जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फोरस हैं ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं एयर और वाटर के साथ मेटल से. मेटल्स अलग बिहेव करता है एंड सल्फर एंड फॉस्फोरस बिहेव डिफरेंटली. फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं एज इट कैचेस फायर when exposed to atmospheric air. So if phosphorus is kept in atmospheric air, ये obviously phosphorus reaction करेगा with the air and it gets explode. Okay, it gets fire. It catches fire. So we don't want that. That's why the phosphorus is stored in water. And phosphorus do not generally react with water. These substances are usually soft and dull in appearance. So they are dull in appearance and soft. ये metals से बिल्कुल अलग हैं क्योंकि metals malleable and ductile होते हैं but these substances sulfur and phosphorus neither malleable nor ductile. They are not sonorous. They are poor conductor of heat and electricity. These are called non-metals. Their oxides are also acidic in nature. Okay, so their oxides are acidic in nature, but oxides of metals are basic in nature. Okay, so the metal oxides are basic in nature, but the non-metal oxide or sulfur or phosphorus oxides are acidic in nature. Some other non-metals that is one example is oxygen. Oxygen is also a non-metal. Hydrogen, nitrogen, carbon. So these are all non-metal examples. You should not be confused with substances such as plastic, glass, rubber, paper. So these are not non-metals. Okay, these are not as non-metals or metals. It is not characterized that way because they are not elements. Okay, elements को हमने classify किया है as metals or non-metals, but plastic, glass, wood, rubber, paper ये ना तो metals है ना तो non-metals है because ये elements नहीं है. They are not elements. Okay, so metals and non-metals ये सब categories हैं substances जिसे हम elements कहते हैं. Elements एक element एक ऐसा substance है जिसे हम broken down नहीं कर सकते. फर्दर उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते एंड इट इज अ सिंपल सब्सटेंस. उसे फिर ब्रेक डाउन करके और सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकते. दैट इज अ मेटल. दैट इज अ एलिमेंट. So presently 180 elements are known in the nature and uh, some are naturally occurring while some are made in lab. Okay, some are made in lab and which do not exist in nature. एंड दीज एलिमेंट ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सारे मैटर के. जो भी मैटर हमारे आसपास है whether it is your pen, pencil or whatever, it is all made up of elements. 4.5 that is, are non-metals essential in everyday life? metals का तो हम यूज करते हैं but are non-metals also essential in our life? Let us see. We use metals in day-to-day life because of their distinct properties, that is lustrous nature, heat and electrical conductivity, high strength,
However, this should not give an impression in your mind that non-metals are not important in our life. We use metals. ओके, मेटल्स के बहुत अच्छे यूजेस हैं और हम यूज भी करते हैं मेटल्स को डे टू डे लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं कि नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस नहीं है। नॉन मेटल्स ऑब्वियसली यूजफुल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है सो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ओके, वी आर लिविंग बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ अस। ओके, carbon is essential in everyday life because it is a building block of all life forms. Every life form is made up of carbon. Carbon is very important. जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें कार्बन होता ही है एंड ये नेसेसरी है, नीड है फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स. नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में और कुछ अदर केमिकल्स. क्लोरीन का यूज़ करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन में, और क्लोरीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल. आयोडीन एक नॉन मेटल है और आयोडीन का जो सोल्यूशन है इसे वुंड्स पे अप्लाई करते हैं किसी भी इंजरी साइट पे, एंड इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक. साइंस एंड सोसाइटी. Do you know that many metals and their alloys? What are alloys? Mixture of two or more metals. तो दो और दो metals का जो mixture होता है उससे हम कहते हैं कि ये alloy है, या फिर एक mixture होगा जिसमें एक metal है और एक non metal है. It is also alloy. So हम day to day life में alloy और उसकी basically metals और उसके alloys का use करते हैं. और daily use में it is important क्योंकि इसके utensils होते हैं, tools हैं. We use it day to day life. Okay, so these are also important from modern technology and essential in almost every industry. Atomic energy की जो इंडस्ट्री होती है उसमें जिरकोनियम का यूज करते हैं, जिरकोनियम एलिमेंट का यूज करते हैं. ओके, इट इज अ मेटल. टाइटेनियम इज अ मेटल और एरोस्पेस में इट इज यूज. So in India, many metals and especially iron and aluminium recycle करते हैं to minimize waste and contribute to sustainability. So in a nutshell or a summary of the whole chapter, metals and non-metals are differentiated based on the properties. Generally, metal lustrous हैं, while non-metals are non-lustrous. Metals are generally malleable and ductile. Non-metals do not have these properties. Metals are good conductors of heat and electricity, but non-metals are generally poor conductors. Metals react with oxygen to produce metal oxides, which are basic in nature. So, metal oxides are basic in nature. Non-metal also react with oxygen, but produce oxide which are acidic in nature. So, non-metals oxide are acidic in nature. Generally, non-metals do not react with water. Non-metals do not react with water generally. Metal objects get damaged when exposed to moisture, and the process is known as corrosion. And metals and non-metals have wide applications in everyday life.